हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। इस कड़ाके की ठंड में अगर आपके अंदर इस प्रिपरेशन को जारी रखने की ज्वाला अभी भी है तो मान के चलिए कि आपको इस जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस कड़ाके की ठंड में जहाँ लोग आलस कर जाते हैं कि थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, सुबह नहीं उठ पाते हैं, अगर उस मौसम में आप सुबह उठकर अपनी टेबल चेयर पर बैठकर क्लासेस कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं तो आप उनसे एक कदम ज़रूर आगे हैं। और सिर्फ एक कदम की ये दूरी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है उन लोगों से जो एक कदम नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप अगर एक कदम भी आगे ले रहे हैं तो खुद को शाबाशी ज़रूर दिया करो। खुद से रोज़ ये ज़रूर बोला करो कि आज मैंने कुछ अलग हटके किया है, उन लोगों से कुछ ज़्यादा मेहनत की है जो इस कड़ाके की ठंड में खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये जो तैयारी है ये काफ़ी जटिल परिस्थितियों में भी करनी पड़ती है बच्चों को, जिसमें कि कुछ बच्चे आलस कर जाते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो तो प्लीज़ खुद को अप्रिशिएट करना ना भूलो। हम तो आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे, आप हमारे अप्रिसिएशन की चिंता मत करो। हम तो आपके लिए हर वक्त मौजूद हैं, लेकिन अगर आप खुद के लिए मौजूद हो तो इससे बड़ी जो बात है वो नहीं हो सकती। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ज्योग्राफी के सिलेबस की, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के ज्योग्राफी के सिलेबस की। कुछ बच्चों का कहना है कि अगर उनका ऑप्शनल भी ज्योग्राफी हो तो क्या सिलेबस रहेगा। देखिए, अभी हम यहाँ पे जीएस की चर्चा कर रहे हैं तो ये सही रहेगा कि हम यहाँ पे जीएस का सिलेबस डिस्कस करें। ऑप्शनल की बात भी जल्द करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम जीएस का कवर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे जो आरंभ बैच शुरू किया था और ओनली यूपीएससी ने, उसके तहत ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स जो क्लासेस हैं आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आई होप आप लोग इनको पसंद कर रहे होंगे और आपकी हेल्प हो रही होगी इन क्लासेस से। आप प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करके और शेयर करके, कमेंट करके और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा हौसला अफजाई करा करो, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हाँ, ऑडियंस हमसे जुड़ रही है और जो ऑडियंस हमसे जुड़ रही है वो हमारे काम को पसंद भी कर रही है। क्योंकि सिर्फ काम करते रहना काफ़ी बोरिंग होता चला जाता है और फिर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको सर्विस, कहीं ना कहीं उसमें कमी हो जाती है। लेकिन अगर हमें आपकी तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगा, आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा, आप हमें ये बताओगे कि आपको हमारी ज़रूरत है, तो ये कारवां यूँ ही चलता रहेगा। हम आपके लिए 24 घंटे आपकी प्रिपरेशन तक हर दिन आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको किसी भी चीज़ की, रिसोर्सेज की, स्टडी मटेरियल की, क्लासेस की, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे हैं। आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। ओनली यूपीएससी आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। आपको बस पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, अपना टाइम सही तरीके से इस्तेमाल करना है, लगन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। पिछली वीडियो में हमने प्रीलिम्स का जो सिलेबस था उसको डिस्कस किया था। देखिए, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना यही हमारा काम है। वीडियो को ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं करते हैं ताकि क्लासेस में आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, क्लासेस तो हम 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की भी कर सकते हैं, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जो चीज़ आपको शॉर्ट टाइम में बताई जा सकती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और कम समय में आप तक पहुंचाई जा सकती हैं, उसमें हम ज़्यादा टाइम ना लेकर आपके टाइम को बचाना चाहते हैं। कल हमने बात की थी प्रीलिम्स के सिलेबस की, आज हमने मेंस के सिलेबस की बात करेंगे। पिछले 2-3 वीडियो में जब से हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और सिलेबस की बात कर रहे हैं, आपको ये बताया गया था कि सिलेबस और एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन। हर साल जब भी एग्ज़ाम होने वाला होता है उससे कुछ महीने पहले यूपीएससी अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी करती है। उसमें एग्ज़ामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, किन सर्विसेज के लिए होगा, क्या है ये एग्ज़ामिनेशन, क्या डेट्स रहने वाली हैं और सिलेबस, ऑप्शनल का सिलेबस, सब सारी चीज़ें रहती हैं। आपको उस नोटिफिकेशन को खोलना है, उससे सिलेबस वाला पार्ट ढूंढना है, उसको प्रिंट करा के अपने पास रखना है। जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे उसको पेस्ट कर लेना है ताकि सिलेबस आपके
हमेशा आंखों के सामने रहे और पढ़ते टाइम आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि मुझे क्या पढ़ना है। पढ़ाई को याद करने से पहले, पढ़ाई को समझने से पहले, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के किसी टॉपिक को समझने से पहले आपको उसका सिलेबस समझना होगा। सिलेबस आपको यहाँ पे रट जाना चाहिए, आपका एक रोड मैप यहाँ पे होना चाहिए। मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, सिलेबस में इसके बाद ये टॉपिक था, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे समझनी बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको सिलेबस से ही पता चलेगा। तो आपको बताया गया था कि वो नोटिफिकेशन प्लीज़ आप अपने साथ ज़रूर रखिए, वरना उसके बगैर आपको सिलेबस समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मेरे पास भी है नोटिफिकेशन, इसी में पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है, इसी के थ्रू आपको बताया भी जा रहा है। ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसमें डाउट करने की भी कोई भी जो संभावना है वो नहीं रहती है। ठीक है, अगर हम मेंस की बात करें, ज्योग्राफी सिलेबस मेंस, देखिए ये डिस्कशन हम कर चुके हैं कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत अलग नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का अलग नहीं है। हाँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए में इम्पॉर्टेंट रहते हैं, कुछ प्रीलिम्स मेंस के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों के लिए अलग अलग इम्पॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है तो जो दोनों में है तो वो उसका सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। अप्रोच बदल जाती है, कुछ टॉपिक्स बदल जाते हैं। जैसे कि हिस्ट्री है तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो प्रीलिम पर्सपेक्टिव से इतनी नहीं है, प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होती है, बट हाँ मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री है, पूरी की पूरी है। तो यही, लेकिन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों पे जोर दिया जाता है क्योंकि क्वेश्चंस उनसे काफ़ी बनते हैं। आपके एप्टीट्यूड ज्योग्राफी की नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चंस, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ से ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे जो टॉपिक्स हैं या दूसरे पोर्शंस हैं उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगे। यूपीएससी का कुछ पता नहीं है, वो कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। आप एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उस पैटर्न से अलग हटके भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर साल जो है कुछ ना कुछ यूपीएससी नया करती ज़रूर है। वो इतना एग्ज़ाम को आसान नहीं रहने दे सकती, क्योंकि अगर वो पैटर्न बना रहे हैं तो उन्हें ज़रूर पता है कि बच्चे पैटर्न फॉलो ज़रूर करेंगे, तो पैटर्न को तोड़ते भी ज़रूर हैं। तो आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं भी कोई भी चूक ना रह जाए। अगर हम मेंस सिलेबस की बात करें, सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि ज्योग्राफी जो है वो मेंस में कौन से पेपर में आता है। ज्योग्राफी आता है पेपर 1 में, सॉरी पेपर 2 में, जो कि हमारा जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर रहता है। ज्योग्राफी के साथ साथ उसमें हिस्ट्री भी रहती है, सोसाइटी भी होता है और ज्योग्राफी भी होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें 3 जो ऐसे टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। तो क्या हम ये मान लें कि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत कम होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि जीएस पेपर 1 के लिए मैं सिर्फ हिस्ट्री, अगर मुझे हिस्ट्री पसंद है मैं हिस्ट्री तैयार करके चला जाऊँ, या सोसाइटी में मेरा ज़्यादा हाथ अच्छा है तो मैं सोसाइटी तैयार कर लूँ, ज्योग्राफी मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैं ज्योग्राफी पढ़ के या उसे अच्छे से तैयार करके ना जाऊँ तो शायद मेरा काम चल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तीनों टॉपिक्स दिए गए हैं, तीनों सब्जेक्ट दिए गए हैं, आपको इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। ये यूपीएससी है, आप इसको मात नहीं दे सकते, आप सिर्फ और सिर्फ इसको हरा सकते हैं अपनी मेहनत, अपनी नॉलेज और अपने स्मार्ट वर्क के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करें और जीएस पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज है, कल्चर है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है, मतलब आर्ट एंड कल्चर, जो हम साधारण रूप में हम बोलते हैं कि आर्ट एंड कल्चर तैयार करना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, तो वो जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है वो जीएस पेपर 1 में हमारा कवर होता है। दूसरा अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मतलब कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पूरा हमारा जो वर्ल्ड है उसकी, और सोसाइटी मतलब अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़ना है, हमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है,
पूरे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें पता होनी चाहिए। दूसरी, हमें सोसाइटी मतलब हमें इंडिया की भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन है, सिलेबस है, तो आप मेरे साथ उसको देख सकते हैं। नहीं है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको प्लीज़ कहीं से भी अपने प्रोवाइड करिए अपने खुद के लिए, और फिर मेरे साथ जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अगर आप देखेंगे तो जो पहले जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री का लिखा हुआ है, सोशल सोसाइटी का लिखा हुआ है। फिर अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं वो मेनली जो है ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडिया। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो अच्छी बात है, वरना आप लिख भी सकते हो। मैं एक बार बोल देती हूँ ताकि आप उसे लिख सको। तो अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी का सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इन ब्रैकेट इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर नेक्स्ट पार्ट है factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India, ठीक है। फिर आता है important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone etc. geographical features and their location changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna एंड द इफ़ेक्ट ऑफ सच चेंजेस। तो अगर आप इस पूरे सिलेबस को पढ़ोगे, ये 2 पॉइंट्स में इतना सिलेबस दिया गया है, अगर आप इसको पढ़ोगे समझोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये आएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज है इसे कहीं ना कहीं हम ह्यूमन जोग्राफी से या इकोनॉमिक जोग्राफी से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक एंड सुनामी वाला पॉइंट अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फिजिकल जोग्राफी से रिलेट कर रहा है। तो कोशिश करेंगे कि आपको जो सिलेबस है वो लाइन बाय लाइन समझाया जाए ताकि आपको मेंस का सिलेबस समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस हमने बात की थी कि 1 लाइनर है, उसको हमने बांटा था। देखिए उल्टा है, प्रीलिम्स का सिलेबस 1 लाइन में दिया गया है, हमने उसको और गहराई से देखा था कि क्या क्या और हमें पढ़ना है, क्या क्या इसके अंदर छिपा हुआ है। मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा दिया गया होता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस रहता है मेंस का। तो हमें ये देखना होता है कि इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो हमें पढ़नी है। क्योंकि उन्होंने लिख दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब है। फिर उन्होंने एरिया दे दिया है, तो उस एरिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स रहने वाली हैं। या फिर अगर ये लिखा है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बेसिस पे उन्हें विभाजन होता है इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो इंडस्ट्रीज़ को इन बेसिस पे डिवाइड कर देती हैं। तो कारक हमें समझने हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। कोशिश की जाएगी कि आपको लाइन बाय लाइन ये सिलेबस समझाया जाए ताकि आपको सिलेबस समझने में कहीं भी चूक ना हो, और आगे आने वाली क्लासेस में जब आपको ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएँ तो आप उसे इन सिलेबस के साथ रिलेट कर सको और उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे सको। सिलेबस का काम ही यही है, जब आप किसी चीज़ को सिलेबस में देखते हो और फिर वही चीज़ आप पढ़ते टाइम देखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है वो फास्ट काम करने लग जाता है, एक्टिव काम करने लग जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके माइंड में ये बात फीड रहती है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने ये चीज़ सिलेबस में देखी थी। तो सिलेबस यही रोल प्ले करता है। अब आपको लाइन बाय लाइन जो है सिलेबस समझाने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस में आखिर दिया क्या गया है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। ये पहले ये समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो हमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, सिलेबस समझ रहे हैं, तो कोई भी लाइन अगर हमने पढ़ी है तो उसमें कीवर्ड क्या है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो की नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो आप अपने दिमाग में ये फीड कर लो कि अगर हम पढ़ रहे हैं और बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वही अगर हमें ये जानना है कि की नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो की नेचुरल रिसोर्सेज आप अपने दिमाग में ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो मतलब बेसिकली काफ़ी यूज़ में रहते हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस तरीके से वहाँ पे वो मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं, क्या वजह है कि वो उसी पर्टिकुलर प्लेस पे मौजूद हैं, वो रिसोर्स उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्यों मौजूद है, या अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है तो लोग उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, उसका इस्तेमाल ध्यान से करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है। फिर इसका है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब उन्होंने कहा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है वो अक्रॉस द वर्ल्ड होना चाहिए, मतलब कि पूरे विश्व में हमें ये बात जाननी है कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें पूरे विश्व में जानकारी लेनी है कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेकिन स्पेशली उन्होंने किन रीजन्स पे ध्यान दिया है, अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सिलेबस आपको हिंट देता है, सिलेबस को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। ये एग्जामिनेशन ऐसा है कि फर्स्ट डे से आप अपनी मेहनत करके आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, आप अपना IQ बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस सिलेबस को समझने के लिए भी आपको थोड़ा यहाँ से स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर नहीं हो तो कोशिश करो, ऐसी बात नहीं है कि कोई पैदा ही हुआ था बुद्धि लेके, आप अपनी बुद्धि को जनरेट करो। इसमें हिंट दिया हुआ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है की नेचुरल रिसोर्सेज का, ये अक्रॉस द वर्ल्ड है, मतलब हमें वर्ल्ड के सारे जो की नेचुरल रिसोर्सेज हैं कौन से हैं वो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उनको जो बांटा बंटवारा है उनका, वो किस तरीके से हमें पूरे विश्व के बारे में पढ़ना है, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए अगर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली पूरा विश्व आता है, तो उन्होंने अलग से साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों लिखा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है, पूरा विश्व का पढ़ रहे हो, कभी ना कभी तुम्हारे मन में ये बात आएगी कि ये समझ नहीं आ रहा, ये अफ्रीका का छोड़ दो, अमेरिका का छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया का छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ध्यान करके ध्यान रखना है इस चीज़ को कि यहाँ का नहीं छोड़ना है, साउथ एशिया का, इंडियन कॉन्टिनेंट का तो भूल कर भी, गलती से भी नहीं छोड़ना है। उन्होंने ये आपको बता दिया है, हिंट दे दिया है कि गलती करो लेकिन ध्यान से, छोड़ो लेकिन ध्यान से, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ लेना तो किसी की बस की बात नहीं होती है। इसीलिए टॉपर्स जो हैं वो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, इसीलिए टॉपर्स जो हैं वो अपना एक शेड्यूल बनाते हैं, अपना जो प्लान बनाते हैं कि इतने टाइम में मुझे इतना सब कुछ कवर करना है। आप क्या समझ रहे हो, जो वो टाइम लाइन बनाते हैं क्या उसमें वो पूरा सब कुछ कवर करते हैं? नहीं, वो उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करने की कोशिश करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं जहाँ से उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा। फिर भी अगर उनके पास टाइम बचता है तो फिर वो उन टॉपिक्स को भी कवर करते हैं जो कि हाँ, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश हम उसे छोड़ भी सकते थे, लेकिन अगर टाइम है तो प्लीज़ उसे ज़रूर कवर करें। तो ये होती है स्ट्रैटेजी, ये होता है स्मार्ट वर्क, ये होता है कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाना और सफलता को जल्दी हासिल कर लेना। लेकिन अगर आपको टाइम लग रहा है, अगर आपको चीज़ें समझने में वक्त लगता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं किसी से पीछे हो या आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। हर किसी का समझने का समय अलग होता है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, अनुभव अलग अलग होते हैं, हर किसी ने अपने अलग अलग अनुभव से कुछ अलग ही अलग सीखा होता है। तो आप अपने आप को किसी और से तुलना नहीं कर सकते। आप अलग हो, आपकी बुद्धि अलग है, कोई और अलग है, उसकी बुद्धि अलग है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़
ओनली यूपीएससी के चैनल पे जाइए, वहाँ पे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। प्लीज़ सारी वीडियोस को शुरू से देखिए, क्योंकि उन वीडियोस में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं जो शायद आपको जानने की ज़रूरत है। उन वीडियोस को देखिए। ज्योग्राफी की क्लासेस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से बताए गए हैं, उन वीडियोस को देखिए, फिर यहाँ तक पहुँचिए। हर काम सीरीज़ में करेंगे तभी सफलता सही ढंग से आपको प्राप्त होगी। ठीक है, आप उन वीडियोस को देखिए, पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपका फीडबैक है, क्या आपका सोचना है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या चीज़ आपको पसंद आई। अगर आपको ओनली यूपीएससी की ये पहल पसंद आई कि वो आरंभ बैच के द्वारा अपने इस उन बच्चों के लिए जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या दूसरे शहर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उनके साथ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पहल कैसी लगी। आप प्लीज़ हमें अप्रिशिएट ज़रूर करिए। सारी वीडियोज़ एक बार देखिए और फिर यहाँ तक आई। सीरीज़ एक चल रही है, आप उसको प्लीज़ तोड़ें ना। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज की। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी था कि अक्रॉस वर्ल्ड उन्होंने दे रखा है कि पूरे विश्व के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हिंट दिया है कि सिर्फ साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही क्यों इंक्लूड किया उन्होंने। तो ये एक फ़र्क है।